बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीज़ करेंगे। हम देखेंगे कि थ्री टाइप्स ऑफ पीडीज़ जो हैं, एलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, वो किस तरह हमें पता चलता है, उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और फिर बड़ी अहम जो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीडीज़ है वो भी यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द पीडीज़ या नॉर्मल फॉर्म, दूसरा नाम इसका है नॉर्मल फॉर्म ऑफ पीडीज़। तो दो चीज़ें इस लेक्चर में हम बड़ी डिटेल से डिस्कशन इसकी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीज़ और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीडीज़। और इसके लिए जो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में BS मैथ 7th सेमेस्टर में 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम ये दोनों चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक टू फॉलो, और ये करंट लेक्चर है वो आपको पता है कि BS मैथमेटिक्स पीडीज़, BS फिजिक्स पीडीज़, MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स, PPSC लेक्चरर, FPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स और PPSC और CSS मैथमेटिक्स के कंपटीशन एग्जाम्स में ये यूज़ होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब 7th सेमेस्टर क्वेश्चन नंबर 3 2015 में आया हुआ है, क्लासीफाई एंड रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म। दो काम करने हैं इसमें हमने। एक ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको क्लासीफाई करना है कि ये क्या है। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि ये बताना है कि ये एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। दूसरा, क्लासिफिकेशन करने के बाद ये ज़हन में रहे कि जो कैनोनिकल फॉर्म मालूम करने का मेथड है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो तीनों इक्वेशंस के लिए डिफरेंट होती है। इसलिए जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करनी आए तो उसकी क्लासिफिकेशन करनी ज़रूरी है। वो ना भी कहे तो आपने उसको चेक करना है, पहले उसकी क्लासिफिकेशन कर लेनी है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको पहले ना मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए जनरल सेकंड ऑर्डर पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ताकि कंपैरिजन पता चल सके कि यहाँ कोएफिशिएंट्स कैसे निकलेंगे। ये है हमारे पास ए यू डबल एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू डबल वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी है। जो इस क्वेश्चन को लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये पता चल जाए कि यू डबल एक्स का कोएफिशिएंट ए है, यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट बी है, यू वाई वाई का कोएफिशिएंट सी है, और डी जो है वो यू एक्स का कोएफिशिएंट है, ई यू वाई का कोएफिशिएंट है, एफ जो है यू का कोएफिशिएंट है, और जी जो है वो राइट हैंड साइड में है। और ये सारे जो हैं आपके पास कांस्टेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपके पास सारे कांस्टेंट्स हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको अगर गौर से देखें तो हमारा फिर ए क्या होगा, A3 होगा ना, क्योंकि अब यू डबल एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो यहाँ हमारे पास यू डबल एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, A3 हो गया। एक्स वाई का कोएफिशिएंट बी होता है वो 10 हो गया। डबल वाई का कोएफिशिएंट यू डबल वाई का कोएफिशिएंट जो है वो सी होता है वो 3 हो गया। और बाकी चूंकि हम जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें और कोई टर्म है नहीं, इस गिवन इक्वेशन में और कोई टर्म नहीं है, तीन ही टर्म्स हैं, यू डबल एक्स, यू एक्स वाई और यू वाई वाई। तो इसके अकॉर्डिंगली ए तो हो गया ये 3, बी हो गया ये 10, सी हो गया ये 3, तो बाकी कोई टर्म्स नहीं है। इस वजह से ई एफ जी जो हैं वो सारे सारे डी ई एफ जी जो हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। समझ आ गई भाई? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि गिवन इक्वेशन में से ए बी सी डी ई एफ जी जो है उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो वो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ए बी सी की निकली है, बाकी जो है वो जीरो हैं वो। अच्छा, अब जो क्लासिफिकेशन की बात है ना वो डिपेंड करती है सिर्फ सेकंड ऑर्डर के कोएफिशिएंट्स के ऊपर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कोएफिशिएंट्स के ऊपर। यानी यू डबल एक्स का कोएफिशिएंट ए, यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट बी और यू डबल वाई का कोएफिशिएंट सी 3, ये जो है यहाँ पे ये जो है हमारे पास ए बी सी, इनके ऊपर डिपेंड करती है कि किस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। उसके लिए मैं आपको फिर ज़रा बता देता हूँ, ज़रा रिव्यू कर देता हूँ कि क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे क्या होती है। PD1 ये जो लिखी है इज सेट टू बी एलिप्टिक इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है
ये एलिप्टिक कब होगी? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जिसे आप याद होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। और पैराबोलिक कब होगी? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। और हाइपरबोलिक कब होगी? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो ये है जी क्लासिफिकेशन। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ जाता है, कहता जी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ क्लासीफाई कहता करें, वो आप फिर इस तरह करेंगे। कभी कभी आपको वो दे देता है, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन दे देता है, एलिप्टिक एक ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है और वो कहता है बताएं एलिप्टिक है, पैराबोलिक है, क्या हाइपरबोलिक है। तो आपने यही इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। नेगेटिव है तो एलिप्टिक है, इक्वल 0 होगा तो पैराबोलिक है, पॉजिटिव है तो वो हाइपरबोलिक है। अच्छा जी, अब ये थी क्लासिफिकेशन। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी, ये तो वे हमने पढ़ लिया ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करना कैसे है, पीडी को क्लासिफाई करना कैसे है। ऊपर हमने देखा सेकंड ऑर्डर पीडी जनरल लिख ली है और क्लासिफिकेशन ये करनी है। अब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आता है 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ये 64। तो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारी पीडी है वो हाइपरबोलिक है। बात फॉलो कर लिया आपने। ये पहला स्टेप जो उसने कहा था, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा था कि आप क्लासीफाई करें क्या है, वो क्लासिफिकेशन हमने कर दी। ये वैसे भी करनी है, अगर वो ना भी कहे तब भी हमें करनी पड़ेगी उसकी कैनोनिकल फॉर्म मालूम करने के लिए। तो हम दिस शोज दैट द गिवन पीडी इज हाइपरबोलिक। लो जी, पहला काम हमने कर लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई कर लिया है और आई एम श्योर कि आपको समझ भी इंशाल्लाह आ गई होगी। दूसरा काम है उसको कैनोनिकल फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए स्टेप जरा आपने सारे समझने हैं, डिटेल से समझने हैं। वो देखें, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर गिवन बाय, जब आपको ये पता चल जाए कि इक्वेशन जो है हाइपरबोलिक है तो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो ये होती हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दो हैं। दो क्यों है भला? देखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। प्लस माइनस है ना, तो प्लस वाला अलग करें और माइनस वाला अलग करें तो दो इक्वेशंस बनेंगी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ये आपको याद होगा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यही है। 20 क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर नेगेटिव माइनस भी आता है, वो यहाँ इसमें नहीं लगाना आपने। जो हाइपरबोलिक पीडी है, क्योंकि हमने पता पीछे कर लिया था पता कि ये जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक है। हमने पीछे पता कर लिया ना कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है। ये देखें, यहाँ से पता चल गया था हमें कि ये हाइपरबोलिक है। तो हाइपरबोलिक के लिए जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस हैं वो ये हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये सारी मैंने अपनी बुक में डेरिवेशन की हुई है, लेकिन इस वक्त हमने डेरिवेशन तो नहीं कर रही, इस वक्त हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हाइपरबोलिक के लिए आपने ये लिख दी है, पैराबोलिक के लिए कुछ और होगी और वो जो एलिप्टिक के लिए कुछ और होगी, हाइपरबोलिक के लिए ये है। इसलिए क्लासीफाई करना जरूरी था। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 10 प्लस माइनस 164 ओवर 2 इंटू 3, वो आ गया 10 प्लस माइनस 8 ओवर 6। तो दो इक्वेशन यहाँ से जनरेट होंगी, कौन सी? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 8 ओवर 6, एक तो ये है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गई आपके पास, इंटीग्रेशन जब की हमने तो y इज इक्वल टू 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 हमने लगा दिया, y माइनस 3x इज इक्वल टू c1। कैसे आया था? ये वाली जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो थी उनमें से एक हमने पकड़ी है और उसको हमने सॉल्व किया है, तो वो हमारे पास ये आंसर आ गया है, y माइनस 3x इज इक्वल टू c1। लाइकवाइज हम दूसरी पकड़ते हैं इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 10 माइनस 8 ओवर 6, वो आ जाएगा 1/3। 10 माइनस 8 ओवर 6 आ जाएगा ना, 2/6 तो 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली उसकी भी इंटीग्रेशन करें तो 1/3x प्लस c2, फिर उसको लिख लेते हैं y माइनस 1/3x c2। तो ये जो दूसरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, अब आप करेंगे ये कि इसको एक्साई और ईटा दो वेरिएबल जो हैं वो आप रखेंगे, विच आर करेक्टरिस्टिक कर्व्स। ये जो आपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ली थी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, उसको आपने सॉल्व करके इंटीग्रेशन करके जब आपने निकाली है तो ये कर्व की इक्वेशन है और इनको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व्स। अच्छा, therefore the new coordinate axis related to which the PD will take the canonical form are, ये अब यहाँ से समझनी बात आपने
कि कैनोनिकल फॉर्म, ये जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई थे। अब आपने जब इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कोऑर्डिनेट्स एक्साई और ईटा हो जाएंगे। ये पहले वाला मैं एक्साई रखता हूँ, एक्साई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री एक्स, वाई माइनस थ्री एक्स आया हुआ ना, उसको एक्साई रख लिया। इसी तरह दूसरे वाला जो है ईटा इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई थ्री एक्स, यहाँ तक फॉलो कर लिया आपने। स्टार्टिंग फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक, पहला स्टेप क्या किया आपने जी, उसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कर कैसे किया, ए बी सी का डिस्क्रिमिनेंट जो मालूम किया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वहाँ से पता चला कि वो हाइपरबोलिक है। और हाइपरबोलिक के लिए फिर आपने क्या किया, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली, उसको सॉल्व करके दो इक्वेशंस आई। वो जो दो इक्वेशंस आई हैं उनमें से एक को आपने एक्साई रखा है, दूसरे को ईटा रखा है, वेरिएबल्स को। वाई माइनस थ्री एक्स एक्साई नया वेरिएबल, और वाई माइनस वन बाई थ्री एक्स ईटा ये भी नया वेरिएबल। अब जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होगी वो एक्स और वाई की फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि वो ये एक्साई और ईटा की फॉर्म में होगी। अच्छा जी, अब क्या है, द ट्रांसफॉर्म पी डी इन एक्साई ईटा कोऑर्डिनेट्स गिवन बाई, ये भी बड़ी दिलचस्प है। ये जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, ये वही है। जरा गौर करें क्या फ़र्क है। जो आपको उसने क्वेश्चन दिया होता है, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जनरल पीडी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ होता है स्मॉल ए और यहाँ होता है यू डबल एक्स, यहाँ होता है स्मॉल बी और यहाँ होता है यू एक्स वाई, यहाँ होता है स्मॉल सी और यहाँ होता है यू डबल एक्स, यहाँ होता है स्मॉल डी और ये होता है यू एक्स, और ये स्मॉल ई और यहाँ होता है यू वाई, और यहाँ होता है स्मॉल एफ और ये यू, और यहाँ पे स्मॉल जी। ये जनरल सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जनरल होती है। सिर्फ हमने ये किया है कि स्मॉल ए की जगह रिप्लेस किया है कैपिटल ए को, और कैपिटल ए हमारा फंक्शन है एक्साई और ईटा का, और यू डबल एक्स को रिप्लेस किया है यू डबल एक्साई के साथ। इसी तरह स्मॉल बी को रिप्लेस किया है बी एक्साई ईटा के साथ, और यू एक्स वाई को रिप्लेस किया है किसके साथ, यू एक्साई ईटा के साथ। स्मॉल सी इज रिप्लेस बाई कैपिटल सी एंड यू डबल वाई इज रिप्लेस बाई यू डबल ईटा। इसी तरह ये जो है डी और यू एक्साई, ये आपने जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल होती है उसमें आपने रिप्लेस कर दिया। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। अब हमारा मसला जो है वो कैपिटल ए बी सी की वैल्यूज मालूम करना है, ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यूज मालूम करना है। उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन हैं, ये मैंने फार्मूले अपनी बुक में ड्राइव किए हुए हैं, आप वहाँ से देख लें। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने ये फार्मूला आपको याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं सॉल्व होगा। ये क्या है जी, कैपिटल ए किसके बराबर है, ए एक्साई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्साई एक्स एक्साई वाई प्लस सी एक्साई वाई स्क्वायर। ये कैपिटल ए इससे निकलेगा। कैपिटल बी निकलेगा टू ए एक्साई एक्स ईटा एक्स प्लस बी एक्साई एक्स ईटा वाई प्लस ईटा एक्स एक्साई वाई प्लस टू सी एक्साई वाई ईटा वाई। ये आपको बेटा याद होगा तो निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं सॉल्व होगा। हर क्वेश्चन में जब भी आपने कैनोनिकल फॉर्म मालूम करनी है तो ये आपको कैपिटल ए कैपिटल बी का फार्मूला ये याद होना चाहिए। मैंने अपनी बुक में ये सारे प्रूव किए हुए हैं। कैपिटल सी जो है वो किसके बराबर है, वो आप ज़रा रिजेम्बलेंस देख लें ए और सी की, ए और सी की रिजेम्बलेंस है। वहाँ ए एक्साई एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे ए ईटा एक्स स्क्वायर है। यानी वहाँ जो अगर आप ये इक्वेशन याद रख लें कैपिटल ए के लिए, तो बी सी के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सी में क्या तब्दीली आई है, एक्साई की बजाय ईटा आ गया है, इसलिए ये सिमेट्री है ए और सी में। तो सिर्फ आप ए याद रख लें तो सी आपके ऑटोमेटिकली उसी तरह ही आ जाती है, सिर्फ एक्साई रिप्लेस हो जाता है ईटा से। और बी जो है वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी, उसमें भी आप सिमेट्रिसिटी देखते हैं कि ये टर्म और ये टर्म सिमेट्रिक है, यानी टू ए एक्साई एक्स ईटा एक्स है और वहाँ पे टू सी एक्साई वाई ईटा वाई है, और यहाँ पे एक्साई एक्स और ईटा वाई है, यानी एक्साई एक्स और ईटा वाई और ईटा एक्स और एक्साई वाई। इस तरह से आप इसे याद रखते हैं। और बी के साथ टू इसलिए नहीं आया कि ये दो टर्म्स आ चुकी है ना, एक टर्म ये आ गई है और एक टर्म ये आ गई है, इसलिए यहाँ टू नहीं आया। ये याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ये प्रूव सारा किया हुआ है। तो बी भी आपको याद हो गया। ए देखो ना, ए तो बड़े आसानी से याद हो गया, सी ए से ए याद हो गया तो सी उसी तरह ही आ गया, और बी का याद करना भी मुझे नहीं लगता मुश्किल है। एक्साई एक्स ईटा एक्स हो गया और एक्साई वाई ईटा वाई हो गया, और दरमियान में एक्साई एक्स ईटा वाई है। एक दफ़ा एक्स है, दूसरा वाई है, फिर दूसरा एक्स है और पहला वाई है।
इस तरह करके आपने इसको याद करना है। आई होप कि आप बड़ी आसानी से इसको याद कर लेंगे इंशाल्लाह। ज़रा याद करने में भी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर लेना तो वो आसानी रहती है। मैं सिर्फ रटा नहीं लगाना ना, मेमोराइज नहीं करना ना, उस तरह नहीं करना। अच्छा जी, अब ये कैपिटल ए, ये जो कैनोनिकल फॉर्म वाली इक्वेशन जो मैंने कहा था वो ये आ गई हुई है। सिर्फ इसमें ए बी सी डी ई एफ जी जो हैं वो फाइंड करने रह गए हैं। उनमें 3 आपने मालूम कर लिए हैं, ए बी सी। और ए बी सी तो आपने जो फार्मूला था वो लिख लिया है। अब ज़रा आगे चलते हैं। डी के लिए वो कहता है ये फार्मूला है, ए एक्साई डबल एक्स, बी एक्साई एक्स वाई, सी एक्साई डबल वाई, डी एक्साई एक्स और ई एक्साई वाई। यानी ए बी सी के साथ सेकंड डेरिवेटिव, ये वही एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी जो आपको लिख दी होती है, ए यू डबल एक्स प्लस यू बी यू एक्स वाई प्लस सी यू डबल वाई, ये वही है। ठीक है ना, सिर्फ यू की जगह एक्साई आ चुका है, बाकी वही है, उस तरह पोर्शन है भाई। सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। और डी ई ये आ गया, एफ जी इसमें नहीं आते, ये डी हो गया। ई के लिए क्या कहता है? ई के लिए क्या खूबसूरत बात है, वही है जो डी के लिए था, सिर्फ एक्साई किसके रिप्लेस हो गया? ईटा के साथ। क्यों बेटा, समझ आई? एक्साई जो है वो ईटा के साथ रिप्लेस हो गया, बाकी सारा कुछ वही है जो कुछ वहां पे था डी के लिए। और ये सिमेट्रिक होगी इसके लिए। इसी तरह अगर आपने ये याद रख लिया, और ये याद रखना भी मुश्किल नहीं है, ए एक्साई डबल एक्स, बी एक्साई वाई, बी एक्साई एक्स वाई, और ये चूंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें यू डबल एस यू एक्स वाई और यू वाई वाई होते हैं, इसलिए आपको याद रखना मुश्किल नहीं है। ई आ गया। एफ और जी जो हैं वो कैपिटल एफ एफ के स्मॉल एफ के बराबर है, जी कैपिटल जी जी के बराबर है। ले मैं क्विक रिव्यू जरा कर दूं आपको सारे का सारा। ये मैंने अपनी किताब में ये सारे फार्मूले ड्राइव किए हुए। ए ये इसके बराबर आता है, बी इसके बराबर आता है, सी इसके बराबर आता है। आपने इस वक्त ड्राइव नहीं करने, आपने सिर्फ याद करने। याद करने अब कोई मुश्किल रहे नहीं है। अगर आप ए का देखें, ए ये है इसमें, और सी इसके साथ सिमेट्रिक है, यानी सी और ए जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमेट्रिक है। अगर आपने ए याद कर लिया, ए आपको पता चल गया, तो सी बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ आपने एक्साई की जगह ईटा करना है। और डी और ई, डी आसान है, डी का ये पोर्शन तो बिल्कुल ही आसान आ गया, ये कौन सा मुश्किल है, फिर ये भी हो जाएगा। और डी और ई चुके जैसे मैंने कहा सिमेट्रिक हैं, तो एक्साई की जगह ईटा रिप्लेस करना है। यहाँ भी ये बी का भी कोई इशू अब नहीं रहा, समझ आ गई है। ए बी सी, टू ए बी और टू सी लगने हैं, और ये आपको जो पैटर्न है ये मैंने आपको फॉलो करवा दिया है कि कैसे लगना है, ये आपको अब फॉलो हो गया होगा, आई एम श्योर कि ये हो गया। चलें जी, अब आगे ज़रा चलते हैं। ये वैल्यूज़ मालूम करने के बाद हम ज़रा ए बी सी डी ई एफ इनको इक्वेशन 4 लेबल कर देते हैं। ये सारी इक्वेशन है हमारे पास। सिंस द गिवन पी डी इज हाइपरबोलिक विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अच्छा ये भी याद रखें, अगर आपकी गिवन इक्वेशन जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं उसके, जैसे दिया हुआ था स्मॉल ए बी सी, क्या थे बोला, ए 3 था, बी 10 था और सी भी 3 था, स्मॉल ए बी सी। अगर वो कांस्टेंट हैं तो फिर आपको कैपिटल ए और सी की वैल्यू मालूम करने की जरूरत नहीं है, वो जीरो होगी। कीप इन माइंड, अगर आपकी हाइपरबोलिक इक्वेशन में सारे के सारे कांस्टेंट हैं, स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी, तो फिर आपको कैपिटल ए कैपिटल सी मालूम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज जीरो होंगे। हाँ अलबत्ता स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी जो है अगर वो कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हुए एक्स वाई के, तो फिर आपको इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला है ए और ये वाला फार्मूला सी, इनकी मदद से ए और सी मालूम करने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमें ज़रूरत नहीं है मालूम करने की, वी डोंट नीड एनी, क्योंकि उसमें ए और सी जीरो होंगे। ये भी मैंने प्रूव किया हुआ वहाँ पे अपनी किताब में कि अगर जो हाइपरबोलिक इक्वेशन है और उसके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं तो ऑलवेज ए और सी जीरो आएंगे। चले फिर बी की वैल्यू जो है इसके लिए भी ये फार्मूला है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए। अब हमारे पास ये हमने निकाला हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है 64, और ए हमारे पास 3 है, तो ये आ गया माइनस 64 ओवर 3। यूजिंग 2 and 4 वी हैव, मैं जरा 2 आपको बताता चलूँ। 2 ये है, ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में चली गई है। 2 इक्वेशन ये हैं दो, जिसमें एक्साई और ईटा आपने फाइंड किया था, और 4 आपके पास ये इक्वेशन जो है ना, ये 4 है, ये याद है। डी ई एफ, ये वैल्यूज मालूम करने के लिए जो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं 4 हैं। तो यूजिंग 2 and 4 वी हैव, 2 and 4 को यूज करते हुए क्या करना है जी, डी की वैल्यू का ये मैंने जैसे लिखी, किसके बराबर है, ए एक्साई डबल एक्स प्लस बी एक्साई, ए एक्साई एक्स एक्स प्लस बी एक्साई एक्स वाई
प्लस सी एक्साई वाई वाई प्लस डी एक्साई एक्स प्लस ई एक्साई वाई। अब गौर करें, ये एक्साई आपके पास है, इसका डबल एक्स डेरिवेटिव लें। एक्साई एक्स नजर आ रहा है आपको? जी, आई एम श्योर ये आपको पता चल रहा है कि एक्साई एक्स आपका ये है। इसका सिंगल डेरिवेटिव तो आ जाएगा -3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्साई एक्स। लेकिन जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है एक्साई एक्स वाली, ये तो फिर 0 होगी। इसी तरह एक्साई एक्स वाई, एक्साई एक्स डेरिवेटिव लिया तो -1/3 आया सिर्फ। जब उसका फिर रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये भी फारग हो गया, इसका भी 0 आ गया। इसी तरह एक्साई वाई वाई, एक्साई वाई का डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास ये एक्साई, ये एक्साई एक्स वाई, सॉरी मैं इधर लिखना चाहिए था मुझे, उसको तो भी हमने छेड़ा ही नहीं है, ईटा को तो भी हमने जो है वो छेड़ा ही नहीं है। तो सिर्फ ये इस तरह, ये जो सेकंड टर्म थी एक्साई एक्स आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। ये एक्साई है, एक्साई एक्स आ गया -3 और उसका फिर रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म 0 होगी। इसके बाद आप आते हैं एक्साई डबल वाई। एक्साई आपके पास यही है, सिंगल डेरिवेटिव लिया एक्साई वाई 1 आ गया, दोबारा लेंगे डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म आपके पास जो है 0 हो जाएगी, ये वाली भी। इसके बाद एक्साई एक्स आपके पास क्या है? वो है -3 और एक्साई वाई क्या आएगा आपके पास? एक्साई वाई आपके पास आएगा 1। तो अब ये वैल्यू सारी की सारी ज़रा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 0 0 0 और वो डी और ई वैसे ही हमारे 0 हैं, डी और ई पहले ही 0 हैं, इसलिए ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। यहाँ तो ये 3 तो वैसे 0 हो गए ना, ये वाले 3 जो पहले 3 है, एक ये 0 आ गया इसकी वजह से, इसकी वजह से एक ये 0 आ गया इसकी वजह से, एक ये 0 आ गया इसकी वजह से, और ये वाला 0 आया है डी की वजह से, डी 0 है, और ये वाला 0 आया है ई की वजह से क्योंकि ई 0 है। तो सारा कुछ ही 0 होने के बाद आपके पास कैपिटल डी की वैल्यू 0 आ गई। और इसी तरह कैपिटल ई में अब जरा इसकी बारी आ गई है, जिस तरह मैंने एक्साई को आपको बताया है। अब ईटा डबल एक्स, ईटा एक्स जो है वो आ जाएगा -1/3 और डबल एक्स जब लेंगे उसका तो 0 हो जाएगा। इसी तरह ईटा एक्स वाई भी आपके पास 0 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और डी तो पहले ही 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। एफ चूंकि एफ के बराबर होता है, एफ 0 है, और इसी तरह जी के बराबर होता है तो जी भी 0 है। तो लिहाजा आपके पास सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये वैल्यूज जो हैं फाइंड हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास कि जी पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या थी, वो अगर आप कहते हैं तो मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ। इक्वेशन 3 जो आपके पास थी स्लाइड पे, ये है इक्वेशन, ये है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 3। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने आप स्लाइड जो है बैक की है। ये सारी की सारी आपने कैपिटल ए बी सी डी की सारी वैल्यूज हैं मालूम की हैं। वो वैल्यूज मालूम करने के बाद आप इसमें अब पुट कर देंगे वो वैल्यूज। तो वो जो कह रहा था जी पुटिंग, ये जो हम यहाँ पे आए हुए थे कि पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन 3 में पुट की, तो 3 जैसे मैं आपको दिखा के आया था सारा कुछ ही 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, u एक्साई ईटा इज इक्वल टू 0। ये है कैनोनिकल फॉर्म विच इज़ द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। देखें अब दो चीज़ें हैं, मैंने जैसे बताया था शुरू में कि आपकी जो कैनोनिकल फॉर्म आएगी वो जो होगी पीडी, वो एक्साई और ईटा का फंक्शन होगी। तो ये एक्साई और ईटा का फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्साई और ईटा लिए गए हैं, एक बात। दूसरी बड़ी ही जो इस फॉर्म की ब्यूटी है वो ये है कि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये बड़ी आसान सी आ गई है। ये देखें ना, गौर करें, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, यू शुरू वाली एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी भला, 3u डबल एक्स प्लस 10u एक्स वाई प्लस 3u डबल वाई इज इक्वल टू 0, वो थी आपके पास ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी कैनोनिकल फॉर्म बड़ी आसान आई है। ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसकी दो दफ़ा इंटीग्रेशन ही करनी है ना, पहले रिस्पेक्ट टू ईटा कर लें फिर रिस्पेक्ट टू जाई कर लें। तो ये होती है इसकी ब्यूटी कि कैनोनिकल फॉर्म जब आ जाती है तो वो बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। नॉर्मल फॉर्म ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में वो होती है। तो मैं ज़रा इनके स्टेप्स से एक दफ़ा क्विकली आपको फिर इसके रिव्यू कर दूँ इन स्टेप्स का। सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपको पार्शियल डिफरेंशियल दी हो आपने उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। कैसे? उसके लिए आपको स्मॉल ए बी सी डी ई, स्मॉल ए बी सी सिर्फ चाहिए। आपने स्मॉल ए किसका कोएफिशिएंट है, यू डबल एक्स का कोएफिशिएंट ए है,
यू डबल वाई का कोएफिशिएंट बी है, यू डबल यू एक्स का यू डबल एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो ए, और यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट बी, और यू डबल वाई का कोएफिशिएंट सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम कर लें। वो अगर अब डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो फिर इक्वेशन जो है वो आपके पास एलिप्टिक है, इक्वल टू 0 तो पैराबोलिक है, ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोलिक है। यहाँ हमें पता चल गया था कि हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक जब पता चल गया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली आपने, dy by dx इज इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। आपने उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को दोनों को सॉल्व किया, और फिर उसके बाद आपने जो वेरिएबल्स आए हैं उनको एक्साई और ईटा की फॉर्म में लिख लिया। फिर आपने कैपिटल ABCD की वैल्यूज मालूम की है और उनको जब वहाँ पे पुट कर दिया तो आपके पास नई PD आ गई है जो एक्साई और ईटा की फॉर्म में है। ये कैनोनिकल फॉर्म है। और अगर किसी को कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ ले, वो मैं इंशाल्लाह उनको जवाब दे दूंगा।